Good afternoon students. Today's topic is different programming languages in data science processing. तो डेटा साइंस के अंदर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप आपका प्रोग्राम टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी क्या। एक रहता है कि लैंग्वेजेस आपको पता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीडियम रहता है दैट इज़ लैंग्वेज। हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो है कम्युनिकेट करते हैं, लाइक हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश। अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर वर्ल्ड और इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड यू हैव टू यूज़ द मशीन लैंग्वेजेस। तो अभी आप लोग सोचोगे कि प्रोग्रामिंग तो हम लोग इंग्लिश में करते हैं, तो मशीन कोड कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को सपोज़ कोई भी आपने एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने जावा का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है और जावा में आपने जावा का कोड जो है उसको टाइप करके आपने रन कर लिया, बट आपका जो पीसी है या फिर जो आपका लैपटॉप है वो कभी भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है कि उसके पीछे ऐसे कि आप जो भी टाइप करते हो थ्रू योर कीज़ और थ्रू योर कीबोर्ड, तो जो भी आप लोग अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन करते हो वो उन सब का एक अल्फ़ाबेट की एक प्रॉपर वैल्यू जो है पीसी के अंदर पहले से स्टोर रहती है और उसको हम लोग ASCII वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ASCII वैल्यूज़ के थ्रू जो भी लैंग्वेजेस में आप लोग प्रोग्राम को टाइप करते हो वो जो लैंग्वेज रहती है उसका कन्वर्जन हमारा मशीन कोड में हो जाता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले आप लोग जो है जावा में अगर प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तो उसका जो एडिटर रहेगा जिसके ऊपर आप लोग प्रोग्राम को टाइप करते हो और टाइप करने के बाद आप लोग प्रोग्राम को डिबग करते हो। तो आफ्टर डिबगिंग आपका जो इंग्लिश में आपने जो प्रोग्राम को टाइप किया है वो सोर्स कोड में सोर्स कोड या फिर जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप लोग उसको रन में क्लिक करोगे या फिर उसको रन करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है वो एग्जीक्यूट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग EXE फाइल बोलते हैं। और ये होने के बाद आपका जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग मशीन कोड बोलते हैं। और जिसके थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन होता है या फिर जो आपने प्रोग्राम को टाइप किया है वो आपका प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करता है। आपका प्रोसेसर कभी भी आपके लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो वो जो मशीन लैंग्वेज का जो कन्वर्जन रहता है वो हम लोग जब कंपाइलेशन करते हैं उसके बाद जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ASCII वैल्यू ये जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। ASCII वैल्यू में हर एक अल्फ़ाबेट जो आप लोग कैपिटल्स में और स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं उन सब का एक प्रॉपर वैल्यू जो है पहले से स्टोर रहता है और वो वैल्यू को हम लोग बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो वो बाइनरी नंबर्स के थ्रू जो है आपका प्रोग्राम रन होता है। व्हेन इट कम्स टू द डेटा साइंस तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लोग प्रोग्राम को टाइप करके रन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डेटा साइंस के अंदर कौन से लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू आप लोग डेटा साइंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इलास्टिक सर्च। द इलास्टिक सर्च इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च एंड एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन। Scalability means that it can scale any point of view. Reliability means that should be a trustable stress-free management. तो इलास्टिक सर्च ये अपाचे का एक प्रोडक्ट है जिस या फिर एक प्लेटफॉर्म है। तो इलास्टिक सर्च के अंदर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिलता है अपाचे के थ्रू, जिसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और ये प्लेटफॉर्म पे आप लोग डेटा साइंस के प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगर आप लोग इलास्टिक सर्च प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो ये एक सर्च इंजन है और इसके अंदर अगर डेटा साइंस के प्रोग्राम आपको रन करना है तो आपको कोड जावा के लिखने पड़ते हैं, यानी ये जावा कोड जो है उसको सपोर्ट करेगा। Combine the power of search and power of analytics so that developer and programmer, data engineer and data scientist could work with very smoothly with the structure, unstructured and time series data। तो इलास्टिक सर्च जो आपका सर्च इंजन है या फिर जो आपकी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग आपका लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसके अंदर रैंडमली जो है डेटा स्टोर हो जाता है। इसके अंदर आप लोग जो फ्रंट एंड में लैंग्वेज यूज़ करोगे दैट इज़ जावा और बैक एंड में जो आप लोग यानी आपको अगर टेबल को एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल को क्रिएट करके फिर उसको स्टोर करना है तो उसके लिए NoSQL का यूज़ होता है। तो NoSQL एक डेटाबेस सिस्टम है।
देन इसके अंदर आप लोग स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड टाइम सीरीज़ वाले सारे डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो। देन उसके बाद इलास्टिक सर्च इज़ एन ओपन सोर्स, दैट मीन्स एनी वन कैन डाउनलोड एंड वर्क विथ इट। इट इज़ अ डेवलप by using Java language and most of being organization are using this search engine for their need। तो इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर बना है या फिर ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है ये जावा लैंग्वेज थ्रू हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम लोग इलास्टिक सर्च का यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन यानी कि इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है, और आप लोग जब भी कीज़ के थ्रू इसको सर्च करोगे तो ये सबसे फास्ट आपको जो है आउटपुट देने का काम करता है। It enables the user to expand a very large amount of data at a very high speed. It is used for the replacement of the documents data stored in a database like MongoDB etc. तो अगर आपको बहुत बड़ा अगर डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे गूगल का जो डेटा रहता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में रहता है, तो इसका जो सर्च इंजन है इसके अंदर आप लोग नो एसक्यूएल थ्रू आपका डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, इन जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो इन सबका डेटा जो स्टोर करने का काम करेगा वो इलास्टिक सर्च करेगा। इसके अंदर नो एसक्यूएल के थ्रू आप लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज इज़ आर लैंग्वेज। आर इज़ अ मेन लैंग्वेज इन डेटा साइंस। हम लोग मोस्टली अगर आप लोग डेटा साइंस के बारे में स्टडी करोगे या फिर डेटा साइंस के बारे में कहीं पे सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको आर लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज आर इज़ अ बेसिक लैंग्वेज विच इज़ यूज इन डेटा साइंस, बिकॉज ये पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ यानी जो वैल्यूज़ हमेशा चेंज होते हैं, जिसके अंदर हमेशा अपडेशन आता है, ऐसे वैल्यूज़ के ऊपर अगर आपको काम करना है सो यू कैन गो विद द आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज आर यूज बाय डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिकन्स, डेटा माइनर्स फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है कि जो आपको मशीन थ्रू डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका रोबोट है, देन ऑटोमेटेड कार है, इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट को अगर आपको काम करना है तो ऐसे टाइम पे आर लैंग्वेजेस आपको सपोर्ट करेगी, या फिर इसके थ्रू आप लोग आपका कोड रन कर सकते हैं। देयर इज़ अ कोर रिक्वायरमेंट बिफोर लर्निंग द आर लैंग्वेज एंड सम डिपेंड ऑन अ लाइब्रेरी एंड पैकेजेस कंसेप्ट दैट यू शुड नो अबाउट इट, know how to work upon it easily. The related packages are R languages is SQLTF, Forecast, DPLayer, Stringer एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको पैकेजेस मिलेंगे। ये पैकेजेस आपको सिंपली सेम टाइम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आर लैंग्वेज जो है अगर आप लोग डाउनलोड करोगे गूगल पे तो सबसे पहले आपको आर स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके बाद आर लैंग्वेज या फिर ऐसे लिखोगे डाउनलोड आर लैंग्वेज तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाती है। आप आपका जो प्रोग्राम है उसको आर स्टूडियो में भी एडिटर में आर स्टूडियो आर लैंग्वेज इसका एडिटर है, तो आर स्टूडियो के अंदर आप लोग प्रोग्राम को टाइप करके रन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आर लैंग्वेजेस पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर की जो कोडिंग रहती है ये सिमिलर टू C++ रहती है, बट ज़्यादा नहीं, बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, बट अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो वो थोड़ा बहुत C++ की तरह रहता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजेस को यूज़ करना पड़ता है, जैसे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते हैं। अगर आपको सी का प्रोग्राम रन करना है तो आपको सबसे पहले उसके लाइब्रेरीज़ को लिखना पड़ता है, जो लाइब्रेरीज़ के अंदर प्री डिफाइंड वर्ड्स के सारे मीनिंग स्टोर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पैकेजेस का यूज़ करना पड़ता है, और ये जो पैकेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये मोस्टली हम लोग आर के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। आर लैंग्वेजेस इज़ अ फ्रीली अवेलेबल एंड इट कम्स विद अ जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड इट सपोर्ट्स द मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक। तो आर लैंग्वेज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल पे अवेलेबल रहती है, आप लोग इसको कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ करना है, कोई ह्यूज प्रोजेक्ट अगर आप लोग बना रहे हो, कोई रोबोट बना रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर इसको आपको कमर्शियली अगर आर लैंग्वेज को यूज़ करना है तो आपको जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है इसको परचेज़ करना पड़ता है, फिर आप इस लैंग्वेज को जो है नॉर्मली यूज़ कर पाओगे। Our language has built-in a capacity to support and can be implemented and integrated with the procedural language written in C++, Java, .NET and Python। तो R के जो प्रोग्राम्स रहेंगे
वो आर के प्रोग्राम आप लोग C++, जावा, .NET में, पाइथन में कहीं पे भी लिख सकते हो, बट मोस्टली इसके जो कोड लिखे जाते हैं वो C++ एंड पाइथन में रहते हैं. Then next language is Scala. Scala is a general purpose programming language and it supports the functional programming and strong type static type system. Most of the data science project framework are built by using the Scala programming language because it has so many capabilities and potential to work with it. Scala integrates the feature of object-oriented language and its function because Scala can be written in Java, C++, Python language. So Scala is a third language which is used in a data science और ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यानी जैसे कि नॉर्मली आपको कोई प्रोग्राम को रन करना है, अगर आप लोग कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अगर आपको सिंपली कोई प्रोजेक्ट डेटा साइंस में क्रिएट करना है, सो यू कैन ग्रो विद द स्काला लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग मिलेगी और इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक टाइप मिलेगा. यानी इसके अंदर आपको बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मिलेंगे कि आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी. इजी वे में जो है आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा. इसके अंदर मोस्टली जावा एंड C++, पाइथन में जो है कोड टाइप किए जाते हैं. देन इसके अलावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप लोग जब भी क्लास फाइल लिखोगे या फिर जो भी आप लोग प्रोग्राम में मेन मेथड के पहले जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करोगे वो सब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे. एक वेरिएबल को आप लोग रिपीट नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आपको हर एक कंसेप्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल को यूज़ करना पड़ता है. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पाइथन. तो पाइथन तो सबको पता होगा. पाइथन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे. अभी नाउअडेज के जितना ज़्यादा लोग जावा या फिर एडवांस जावा का यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा पाइथन हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डेवलप. तो पाइथन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हो बहुत ईजीली आप लोग डेवलप कर सकते हैं. जिनको भी ऐसे लगता है कि आपको डेटा साइंस में आगे करियर करना है, डेटा साइंस का कोई कोर्स करना है, तो सबसे पहले आपको पाइथन आना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोग C++ नहीं आता है या फिर उसके बेसिक्स भी आपको पता है सो दैट इज़ ओके बिकॉज हम लोग ज़्यादा अभी C++ यूज़ नहीं करते, बट पाइथन मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ईजी भी है. अगर आप लोग इसका 1 मंथ भी स्टडी करोगे तो आप लोग आराम से इसको सीखोगे. बहुत ईजी रहता है, ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है, जावा की तरह क्रिटिकल नहीं रहेगा, ईजी रहेगा और इसके अंदर के प्रोजेक्ट भी आप लोग बहुत ईजीली जो है रन कर पाओगे. तो अगर आपको पाइथन सही से आता है, पाइथन के बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको डेटा साइंस के प्रोग्राम बहुत ईजीली समझ में आएंगे. सो द पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट कैन यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन. Python can be used for a web development, mathematics, software development and it is used to connect the database and create and modify the data. तो पाइथन जो है बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉर वेब डेवलपमेंट. अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करने हैं, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने हैं या फिर डेवलप करने हैं तो ऐसे टाइम पे आप लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हो. मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और अगर आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप लोग पाइथन से जो है स्टार्ट कर सकते हैं. आपका प्रोजेक्ट बहुत इजी वे में डेवलप होगा. पाइथन कैन हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज़ अ कैपेबल एंड पोटेंशियल टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑन अ डेटा. तो इसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा जो है आप लोग स्टोर करके रन कर सकते हो और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईजी वे से आप लोग रन कर पाओगे. पाइथन में नॉर्मली आपको क्लास फाइल या फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बहुत सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाती है, बहुत सारे लाइब्रेरीज फाइल्स आपको रेडीमेड मिलते हैं. तो इसकी वजह से पाइथन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की गई लैंग्वेज में आती है. देन इसके अंदर पाइथन जो है वो बहुत रिलायबल है, पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल है. तो आप लोग किसी भी विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको सिंपली गूगल से जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन कर सकते हो. अगर आपको डेटाबेस या फिर डेटा साइंस के लिए अगर डेटा को एनालिसिस करना है तो ऐसे टाइम पे आप लोग पाइथन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी रहती है कंपेरेटिवली टू अदर लैंग्वेज. पाइथन सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शनल वर्क विद स्ट्रक्चर डेटा. इसके अंदर आप लोग स्ट्रक्चर डेटा के साथ जो है काम कर पाओगे. अगर आपको सिंपली ऐसे लगता है कि मुझे डेटा साइंस बहुत इजीली सीखना है तो आपके जो पाइथन के बेसिक्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए कि आप लोग डायरेक्टली डेटा साइंस का अगर कोर्स करोगे तो आपको वो बहुत इजी पड़ेगा समझने के लिए.